साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे आज हम लोग जो है, जैसा कि आपको पता है कि आपको जो है प्रैक्टिस आपको मैं करवा रहा था क्वेश्चंस। तो यहां पे आज अगेन हम लोग जो है 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये आपका 8वां सेट आपका होने वाला है प्रैक्टिस का। तो ये जो एग्ज़ाम्स होने वाली है आपका LRC अमीन का, कानूनगो का, ASO का, तो उसमें जो है आपका 100 क्वेश्चंस आपका रहने वाला है। 2 घंटा का आपका जो है एग्ज़ाम्स होगा और 400 नंबर के आपके एग्ज़ाम्स होंगे। फुल लेंथ टेस्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, पूरा डिटेल के साथ हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को अगर आप पहली बार ज्वाइन किए हैं तो पूरा वीडियोस एक बार कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे आपको एक आइडिया लग सके कि हाँ, हमें जो है इस तरीके से और आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो भी स्टार्ट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपके दोस्त लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, एग्ज़ाम आपका तो डेट दे ही दिया गया है, आपका 4 अगस्त से एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अब 4 अगस्त से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। तो जो भी अपडेट आएगा आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे उसके बारे में भी। तो फ़िलहाल अभी आप मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है 4 अगस्त से है, उसी के अनुसार आपको जो है तैयारी करना है। तो आज आपका जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज 8वां सेट आपका होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे और डेफिनेटली अगर आप एक बार इसे देख लेंगे तो आपके लिए जो है ये हेल्पफुल रहने वाला है। और क्विक रिवीजन के लिए अगर आप सिविल बूस्टर बुक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डायरेक्टली जो है क्लिक करके आप बुक को जो है क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं सिविल बूस्टर को। अगर आप क्विक रिवीजन के लिए चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है या अलग अलग कई सारे आपके पास स्टैंडर्ड बुक है लेकिन उसे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्विक रिवीजन के लिए ये बुक जो है आपका डेफिनेटली हेल्पफुल है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपका सिविल ब्रांच का, यानी आपका जो ब्रांच पेपर है उसका। तो क्वेश्चंस आपका दिया गया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका। सिलिका का परसेंटेज कंटेंट क्या होता है फॉर गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ में, है ना। गुड क्वालिटी का जो ब्रिक होता है, अर्थ ब्रिक होता है, उसमें परसेंटेज कंटेंट कितना होता है सिलिका का। तो सिलिका का अगर परसेंटेज कंटेंट बात किया जाए ब्रिक में तो वो आपका 50 to 60% आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्यूब। क्यूब का साइज़ क्या होगा फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर सीमेंट। सीमेंट के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है उसमें जो क्यूब होता है उसका साइज़ कितना होता है। तो उसका साइज़ जो है 70.6 mm होता है। कितना होता है? 70.6 mm होता है। और जो रेशियो होता है 1:3 होता है ना। 1:3 होता है वाई वेट, है ना। वाई वेट यानी वाई भार आप कह सकते हो, उसका रेशियो होता है सीमेंट एंड बालू का, है ना। सीमेंट एंड सैंड का, ठीक है। बालू यानी सैंड और सीमेंट का आपका रेशियो होता है। ये जो मिक्सचर्स होता है 1:3, ये हम लोग IS 650 1996 के अनुसार इसको जो है प्रयोग किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, द पेंट डैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर। द पेंट्स डैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर एस्बेस्टोस पेंट। वो पेंट कौन सा होगा? एस्बेस्टोस पेंट आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉग लेग्ड स्टेयर। डॉग लेग्ड स्टेयर
फिल इन द ब्लैंक्स इज। तो डॉग लेग्ड स्टेयर जो है हाफ टर्न स्टेयर होता है। क्या होता है? हाफ टर्न स्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स, है ना, जो कंप्यूटर कोड होता है फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स, वो क्या होता है? तो वो आपका होता है ASCII। ASCII। अगला क्वेश्चन है इन फिल इन द ब्लैंक्स बॉन्ड, इन डैश बॉन्ड header and stretcher are laid alternately in each course। हर एक कोर्स में अल्टरनेटली क्या होता है? एक हेडर और एक स्ट्रेचर जो है बॉन्ड आपका जो है मतलब बिछाया जाता है, कोर्स किया जाता है। तो ये जो अल्टरनेट आपका होता है ईच कोर्स में, इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है वो आपका फ्लेमिश बॉन्ड बनता है, या फ्लेमिश बॉन्ड में ये चीज़ें आपका होता है। अगला क्वेश्चन है द गैंट चार्ट इंडिकेट। जो गैंट चार्ट है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो गैंट चार्ट जो है ये आपका इंडिकेट करता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस विद शेड्यूल प्रोसेस। जो प्रोसेस शेड्यूल किया गया है उसके बीच में ये क्या करता है? एक कंपैरिजन जो है आपका प्रोवाइड करता है। क्या करता है? कंपैरिजन जो है आपका प्रोवाइड करता है। ओके। अगला क्वेश्चन है फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए जो क्रिटिकल पाथ नेटवर्क है वो रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका मिनिमम टाइम को। किसको? मिनिमम टाइम को रिप्रेजेंट जो है आपका करता है। फॉर एम 7.5 व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर का क्वांटिटी क्या होगा? एज पर 50 kg ऑफ सीमेंट। 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए मैक्सिमम आपको बताना है कितना लीटर की जो है क्वांटिटी की ज़रूरत जो है हमें पड़ेगा एम 7.5 के लिए। तो एम 7.5 के लिए अगर बात किया जाए वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है आपका प्रति 50 kg जो सीमेंट बैग्स होता है उसके लिए वो आपका होता है 45 लीटर। कितना? 45 लीटर। अगर एम 5 रहेगा तो आपका जो है 60 लीटर ज़रूरत पड़ेगा। अगर एम 10 रहेगा तो उसके लिए जो है आपका 34 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। एम 15 के लिए जो है आपका 32 लीटर की ज़रूरत पड़ता है, और एम 20 के लिए जो है 30 लीटर की ज़रूरत पड़ता है। ये आपका वाटर रिक्वायर्ड हो गया, है ना। 50 kg बैग सीमेंट के लिए ये आपका इतना मैक्सिमम वाटर जो है आपका रिक्वायर्ड होता है। अगर ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग मिक्स कर रहे हैं, सीमेंट ग्रेड मतलब बना रहे हैं तब। तो देखो एम 5 के लिए 1:5:10 होता है। एम 7.5 के लिए अगर बात किया जाए, एम 7.5 के लिए अगर रेशियो बात किया जाए तो 1:4:8 आपका जो है रेशियो होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द कंक्रीट। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द कंक्रीट बाय कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट। सरफेस को कैसा रखना है? मॉइस्ट रखना है। तो उस तरीके के लिए जो भी हम लोग हार्डनिंग के लिए जो प्रोसेस यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे? तो क्यूरिंग। क्या कहेंगे? क्यूरिंग कहा जाता है। जो आपका हार्डनिंग मॉइस्ट किए हुए रहता है। अगला क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट। सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स है
उसका जो सेपरेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सेपरेशन होता है उसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट इन RCl, जो एलिमेंट होता है RCl में सीरीज सर्किट आर, जो एलिमेंट्स होते हैं RCl सीरीज़ में वो सर्किट होता है आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अगला क्वेश्चन है आपका इन अ सर्किट कंटेनिंग RL एंड C पावर लॉस कैन टेक प्लेस इन, किसमें टेक प्लेस आपका होता है? तो ये आपका टेक प्लेस होता है R में, सिर्फ किसमें? सिर्फ R में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लो वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो लो वर्कबिलिटी होता है कंक्रीट का कन्फर्म्स टू स्लम्प ऑफ, कितना स्लम्प जो है कन्फर्म करता है आपका? तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग IS कोड 2000 के अनुसार अगर बात किया जाए तो जो लो वर्कबिलिटी होता है उसमें अगर स्लम्प का जो कन्फर्म होता है वो आपका होता है 25 to 75 mm। कितना होता है? 25 to 75 mm। वही अगर मीडियम के लिए बात किया जाए तो मीडियम में 50 से 100 और हाई के लिए जो है आपका 100 से 150 mm जो है आपका होता है। जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है मीडियम सैंड के लिए, मीडियम सैंड के लिए जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है उसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? तो मीडियम सैंड के लिए जो फाइनेस्ट मॉडुलस है ये आपका वैरी करता है 2.6 से लेकर 2.9 तक जो है वैरी करता है। व्हाट विल बी द स्ट्रेन इंड्यूस्ड, स्ट्रेन कितना इंड्यूस होगा इन स्टील रॉड, स्टील रॉड में ऑफ लेंथ 20 mm लेंथ आपका जो है स्टील रॉड का दिया गया है। डैट इज़ सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड वहाँ पे लगाया जा रहा है। कितना टेंसाइल लोड लग रहा है? 100 किलो न्यूटन जो है टेंसाइल लोड लग रहा है। व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ रॉड इज़ इक्वल टू, जो एक्सटेंशन हो रहा है आपका रॉड में वो आपका इक्वल है 0.4 mm के, तो कितना स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होगा? तो देखो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन एल लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 0.4 और ओरिजिनल लेंथ कितना है? 200। तो इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही तो हमारा स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 0.002। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल बेंडिंग इक्वेशन को आपको बताना है। सिंपल बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है? MI इज इक्वल टू RI इज इक्वल टू FY। तो यहाँ पे MI जो है ये आपका मोमेंटम को दर्शाता है और इनर्शिया को दर्शाता है। E जो है यंग्स मॉडुलस को, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को दर्शाता है, इलास्टिक मॉडुलस को। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो सही इक्वेशंस आपका यहाँ पे दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो रेशियो है आपका, जो सिलेंडरनेस रेशियो है ये रेशियो होता है लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है ये रेशियो होता है आपका लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के। जो पॉइज होता है वो यूनिट है, पॉइज का जो यूनिट है वो आपका डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई होता है, बर्नौलीज इक्वेशन जो है अप्लाइड टू, ये आप जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये अप्लाई होता है आपका वेंचुरी मीटर के लिए, ऑरिफिस मीटर के लिए और पिटॉट ट्यूब के लिए, तीनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ऑल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्लो के वेलोसिटी को
डिटरमाइन करने के लिए एट द रिक्वायर्ड पॉइंट पे इन ए पाइप और स्ट्रीम, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को पिटोट ट्यूब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एट कांस्टेंट डिस्चार्ज पे टू इंक्रीज द हेड को जब इंक्रीज करते हैं तो जो हाइड्रोलिक पंप होगा वो क्या होगा? जो हाइड्रोलिक पंप होगा वो कनेक्टेड होगा किसमें? सीरीज़ में कनेक्टेड होगा या सीरीज से कनेक्टेड होगा, सीरीज कनेक्शन आपका वहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रेशियो होता है और नॉर्मल रिएक्शन का ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू F/R आपका होता है। अ ट्रस इज़ कम्प्लीटली एनालाइज्ड, एक ट्रस है जो कि कम्प्लीटली एनालाइज्ड है। वेन, कब कम्प्लीटली एनालाइज होता है? जब इक्विलिब्रियम इज़ सेटिस्फाइड, इक्विलिब्रियम जब सेटिस्फाई होगा तभी तो कम्प्लीटली एनालाइज होगा। अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं तो प्रॉपर तरीके से हम लोग एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल जिसका बेस जो है B है और एल्टीट्यूड जो है h है, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रॉयड एक्सिस के पैरेलल है टू बेस वुड बी, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा Ix इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे BH/36 और वही जो है आपका बेस के एलोंग अगर बात किया जाए, है ना, जो कि आपका अगर यहाँ पे हम लोग ये देखें तो ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे टोटल h हो जाएगा। अगर ये बेस को AB मान लें तो AB का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा BH/12, तो जो कि ऑप्शन नंबर A में आपका दिया गया है। लेकिन हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंट्रॉयड एक्सिस के पैरेलल बेस है, तो यहाँ पे सेंट्रॉयड एक्सिस पे हमें जो है निकालना है, यानी Ix निकालना है, न कि IAB निकालना है, यानी AB का नहीं निकालना है। अगर AB का बोलता है ना, बेस के रिस्पेक्ट बोलता तो हम लोग जो है BH/12 करते, लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है आपका सेंट्रॉयडल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो BH/36 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ बोथ द परमिएबल एंड इम्परमिएबल वॉइड्स आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द ट्रू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का ट्रू वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उस, है ना, सॉलिड के स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाएगा? मतलब सिंपली एक बार फिर से मैं समझ लो, इफ़ बोथ परमिएबल और इम्परमिएबल वॉइड कैसा है? परमिएबल भी है और इम्परमिएबल भी है। आर एक्सक्लूड मतलब हटाकर बाहर रखा जाता है। टू डिटरमाइन द ट्रू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो ट्रू वॉल्यूम है सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी के, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं, तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे आपका कहा जाता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। विच ऑफ फॉलोइंग शियर टेस्ट कैन बी कन्वीनियंट होता है यूज टू डिटरमाइन द सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल के सेंसिटिविटी के लिए डिटरमाइन किया जाता है। तो वैन शियर टेस्ट, कौन सा शियर टेस्ट किया जाता है? वैन शियर टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका
combined footing a combined footing may be rectangular in shape। combined footing जो है rectangular shape में होगा if। कब rectangular shape में हमारा हो सकता है combined footing? तो combined footing जो है हमारा rectangular में हो सकता है जब हमारा कॉलम कैरी करेगा इक्वल लोड को, है ना, जो दोनों बोथ कॉलम कैरी इक्वल लोड, तब जो है हमारा रेक्टेंगुलर शेप में आपका जो है हो सकता है, अदरवाइज रेक्टेंगुलर शेप में पॉसिबल नहीं है हो पाना। अगला क्वेश्चन है टल्लूस इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय। जो टल्लूस सॉइल होता है ये आपका ट्रांसपोर्टेड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये क्या होता है आपका ट्रांसपोर्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है डिक्रीज इन वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो में जो डिक्रीज होता है पर यूनिट इंक्रीज इन इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। जैसे जैसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है तो उसके अनुसार जो वॉइड रेशियो में डिक्रीज होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉइड डिवाइडेड बाय चेंज इन आपका चेंज इन इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, है ना। चेंज इन इफ़ेक्टिव स्ट्रेस यानी चेंज इन सिग्मा बार। चेंज इन सिग्मा बार यानी जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस में जो चेंजेस होता है वो। इसका अगर यूनिट बात किया जाए तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होता है। क्या होता है यूनिट? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन आपका होता है। अगला क्वेश्चन है इन विच यूनिट 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजाइल्स हैविंग कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टेट्राहेड्रल इनक्लोज इज सिलिकॉन एटम, है ना। सिलिकॉन एटम में आपका इनक्लोज होता है। तो ये आपका इनक्लोज्ड आपका होता है 4 ऑक्सीजन किस में? तो वो इनक्लोज होता है सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में। अगला क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल। रेल का जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर, ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा हमेशा, विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रीप ऑफ रेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रीप ऑफ रेल कहा जाता है। तो क्रीप ऑफ रेल को जो है कई सारे थ्योरीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं, जिसमें परक्यूजन थ्योरी आता है ना, आपका ड्रैग थ्योरी आता है, तो इस तरीके से वेव थ्योरी आता है। तो अलग अलग थ्योरीज़ दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्रीप को या क्रीप ऑफ रेल को कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमिन। जो प्योर बिटुमिन होता है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितने के रेंज में लाई करता है? तो ये आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये आपका लाई करता है 0.972 से 1.02 के बीच में लाई करता है। अगर प्योर बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात किया जाए तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ हाईवे। जियोमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ हाईवे का कौन सा एलिमेंट नहीं है ना। एलिमेंट नहीं है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो देखो रोड अलाइनमेंट होता है, ठीक है। आपका ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट अगर बात किया जाए हाईवे का तो रोड अलाइनमेंट होता है, रोड स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन विड्थ होता है, विड्थ ऑफ पेवमेंट होता है, रोड शोल्डर्स होता है, साइड स्लोप होता है, रोड राइट ऑफ वे होता है, क्रॉस स्लोप होता है जिसको कैम्बर कहते हैं, ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट ऑन कर्व होता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है, वाइडनिंग ऑन रोड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, डिज़ाइन स्पीड होता है, साइड डिस्टेंस और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, सुपर एलिवेशन होता है, रोड कर्व होता है, रोड मार्जिन होता है,
क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रोड होता है, रोड पैटर्न होता है। तो ये आपके जो है किसी भी हाईवे का ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। लेकिन यहाँ पे आपका दिया गया है आपका हाईवे अलाइनमेंट, है ना। तो हाईवे अलाइनमेंट कुछ नहीं होता। अगर हाईवे अलाइनमेंट के जगह पे रोड अलाइनमेंट रहता तो भाई वो हमारा सही हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन ए राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन, राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन पे विद टू वे ट्रैफिक के लिए जो टोटल नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स होता है, पॉइंट इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियन कन्फ्लिक्ट कोई भी इंक्लूड कर रहा है, और टू वे ट्रैफिक है ना, और राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन है। तो देखो इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 6, 8, 11, 24 और 32, यही जो है 5 चीज़ें आपको जो है याद रखना है, 6, 8, 11, 24 और 32, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस में मैंने जो है आपको बताया था। वो केसेस आप जब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे जो हमारा लेक्चर्स है, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, उसमें आप जब देखोगे तो उस पर जो है मैंने बताया है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का ही पार्ट है। ये ऐसे तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में ये कन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ी सी जो है डिटेलिंग आपको करना होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, क्योंकि देखो टोटल वेहिकुलर जो कन्फ्लिक्ट है वो आपका कितना होगा? 24 ही होगा। कितना होगा? 24 होगा। लेकिन पेडेस्ट्रल कन्फ्लिक्ट भी ऐड करना है, तो पेडेस्ट्रल कन्फ्लिक्ट जो है 8 हो जाएगा। तो 24 और 8 जोड़ देंगे तो 32 आपका आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन यही चीज़ पूछ देता कि सिर्फ टोटल नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ वेहिकुलर कन्फ्लिक्ट अगर पूछता, पेडेस्ट्रियन कन्फ्लिक्ट को हटा देता तो 24 ही करते। इसलिए मैंने बताया था कि 6, 8, 11, 24 याद रखना है। पेडेस्ट्रियन कन्फ्लिक्ट अगर देगा तो 8 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। 2 वे ट्रैफिक रहेगा तो, अगर 1 वे ट्रैफिक है तो भाई फिर उसका अलग कैलकुलेशन होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा डिजायरेबल अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और लैटरल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और लैटरल डायरेक्शन में जो वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, वो कितना होगा मिनिमम वैल्यू? तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 0.35 और लैटरल डायरेक्शन में 0.15 आपका होगा। टू मेक द लेटर इन इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट, टू मेक द लेटर्स इन इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट एट द फॉलोइंग डिग्री एंगल, है ना। कितने डिग्री एंगल पे जो इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट हम लोग बनाते हैं, तो ये जो इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट होता है ये हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं आपका 67 डिग्री से 75 डिग्री इंक्लाइंड पे। अगला क्वेश्चन है, द 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 28 डेज़ में, वो कितना होता है? तो 25 न्यूटन पर mm² आपका होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इन एन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में, है ना, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो आपका स्टील होगा वो फुल्ली स्ट्रेस्ड होगा। क्या होगा? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो स्टील होगा वो फुल्ली स्ट्रेस्ड आपका होगा।
एज पर IS 456/2000 के अनुसार जो मिनिमम बीम विड्थ होगा, है ना, जो मिनिमम बीम विड्थ होगा रिक्वायर्ड फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के लिए, किसके लिए? रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के लिए, फॉर 2 hours ऑफ फायर एक्सपोजर, 2 hours ऑफ फायर एक्सपोजर के लिए, तो मिनिमम जो बीम विड्थ होगा वो कितना होगा? मिनिमम जो बीम विड्थ होगा वो होगा आपका 2 घंटे के लिए 200 mm। कितना होगा? 200 mm। 1 घंटा, 1.5 घंटा और 2 घंटा, इन तीनों के लिए क्या होगा? 200 mm होगा मिनिमम विड्थ, और 3 घंटा के लिए 240 mm, और 4 घंटा के लिए जो है आपका 280 mm मिनिमम जो है फायर रेजिस्टेंट आपका मतलब विड्थ होगा फायर रेजिस्टेंस एक्सपोजर के केस में। ओके, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी, स्टील बीम थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम का, किसका? डबली रेनफोर्स्ड बीम का जो टेंशन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा बाय टेंशन स्टील में, कंप्रेशन जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा कंप्रेशन स्टील में, और जो स्ट्रेस होगा इन टेंशन स्टील इक्वल टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। तो यहाँ पे ऑल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो मिनिमम ग्रेड होता है स्पेसिफाइड फॉर पोस्ट टेंशन कंक्रीट, पोस्ट टेंशन कंक्रीट के लिए जो मिनिमम ग्रेड स्पेसिफाई किया जाता है वो स्पेसिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू IS, है ना, IS 1343 के अनुसार M30। कितना? M30। अगला क्वेश्चन है, जो अकॉर्डिंग टू अनविन्स फार्मूला के अनुसार, इफ़ T इज़ द थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट का थिकनेस जो है स्मॉल t है, जो कि mm में आपका जो है दिया गया है, किस में दिया गया है? mm में आपका दिया गया है। तो जो नॉमिनल डायमीटर होगा रिविट का जो नॉमिनल डायमीटर होगा वो कितना होगा? नॉमिनल डायमीटर तो T इन mm है, तो आपका D इज इक्वल टू होता है 6.05 इंटू स्क्वायर रूट T, और अगर T जो है सेंटीमीटर में है तो D इज इक्वल टू होता है 1.91 इंटू स्क्वायर रूट T। तो ये आपका है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऐसे ऑप्शन में दिया तो गया है D इज इक्वल टू 1.91 इंटू स्क्वायर रूट T, लेकिन वो mm में पूछा जा रहा है, लेकिन वो दिया गया है सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे D आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और कितना होता है? D इज इक्वल टू 6.05 इंटू स्क्वायर रूट T आपका होता है। अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो डिज़ाइन करते हैं स्टील स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट के अनुसार, जो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ होगा वो इंक्लूड करेगा, किस चीज़ को इंक्लूड करेगा? तो ब्रिटल फ्रैक्चर को, किसको? ब्रिटल फ्रैक्चर को इंक्लूड करेगा। इसके अलावा ये आपका इंक्लूड करता है फ्रैक्चर ड्यू टू फैटिग्यू, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, ओवरटर्निंग, स्वे, बकलिंग और एल्डिंग, इन सभी को क्या करता है? आपका इंक्लूड करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इन प्लास्टिक एनालिसिस में जो शेप फैक्टर होता है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो शेप फैक्टर होता है वो कितना होता है प्लास्टिक एनालिसिस में? तो प्लास्टिक एनालिसिस में रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपका जो शेप फैक्टर होता है 1.5 होता है। वही अगर सॉलिड सर्कुलर के लिए बात किया जाए तो 1.7 होता है, और आपका ट्रायंगल के लिए जो है आपका 2.34 होता है।
जो वर्टेक्स अपवर्ड होता है और वर्टेक्स डाउनवर्ड अगर ट्रायंगल सेक्शन है तो 2 जो है हम लोग सेफ फैक्टर लेकर चलते हैं, किसमें, प्लास्टिक एनालिसिस में, किसमें ना, प्लास्टिक एनालिसिस में। ओके, अगला क्वेश्चन है ट्रस कंटेनिंग जे, है ना, ट्रस जो है जे ज्वाइंट एम मेंबर विल बी अ सिंपल ट्रस। सिंपल ट्रस है, कब सिंपल ट्रस कहलाएगा, जब एम इज इक्वल टू 2j-3 होगा, जब एम इज इक्वल टू 2j-3 होगा तब। The ordinates of influence line, the ordinate of influence line diagram for bending moment, bending moment के लिए always have dimension of, क्या dimension हमेशा होता है, तो always उसका dimension होता है लेंथ वाइज, किसके वाइज, लेंथ वाइज आपका जो है डायमेंशन आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग प्लानिंग। बिल्डिंग प्लानिंग इज गवर्न बाय एक्सपेक्टेड, है ना, जो बिल्डिंग प्लानिंग है वो गवर्न किया जाता है बाय एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग, एक्सेस ऑन इंटरनल thoroughfares between rooms of same floor और between floor is known as, जो एक्सेस होता है ऑन इंटरनल thoroughfares between rooms of same floor और between floor, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे जो है आपका कहा जाता है सर्कुलेशन, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जो है चल रहे हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मिशनरी, 2 क्यूबिक मीटर ब्रिक मिशनरी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक रिक्वायर्ड होगा, जो नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक रिक्वायर्ड होगा वो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो देखो अगर 1 मीटर क्यूब है तो 500 मॉडुलर ब्रिक जो है रिक्वायर्ड होता है, तो आपका 2 मीटर क्यूब है तो 2 गुने 500 यानी 1000 आपका ब्रिक रिक्वायर्ड होगा। लेकिन ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ देता है कि अगर सिर्फ हम लोग जो है ब्रिक को ही सरिया दें, किसी तरीके का मोटार वगैरह उसमें ना लगाएं, तो कितने ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगा, मतलब कितना ब्रिक आपका सरिया देंगे 1 मीटर क्यूब में, तो 650, कितना, 650 ब्रिक जो है हम लोग सरिया देंगे बिना अगर कोई मोटार वगैरह लगाए हुए, सिर्फ ईंट को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बस सरियाना है, तब उस केस में। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर्स बिकम्स लेस, जो वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है बिकम लेस वाई देम बिकमिंग आउट ऑफ डेट इन स्टाइल, स्टाइल में आउट ऑफ डेट होता है, स्ट्रक्चर इन डिज़ाइन, और तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, तो इस टर्म को आपका कहा जाता है आपका ऑब्सोलेसेंस, है ना, ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है। एन आर्टिफिशियल डैश फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो आर्टिफिशियल है डैश फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम across a valley is termed as storage reservoir, स्टोरेज रिजर्वायर होता है, तो वो लेक, एन आर्टिफिशियल लेक फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रिजर्वायर अक्रॉस द वैली इज टर्म्ड एज स्टोरेज रिजर्वायर, तो वो आपका आर्टिफिशियल लेक जो है आपका फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर स्टैंडर्ड डोमेस्टिक वाटर क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड डोमेस्टिक वाटर क्वालिटी होता है उसका जो पीएच वैल्यूज़ होता है वो कितना से कितना के बीच में लाई करता है, तो जो पीएच वैल्यूज़ होता है ये आपका लाई करता है 6.6 से लेकर 8 तक। रिफ्लस्क वेल्व, एक रिफ्लस्क वेल्व है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो रिफ्लस्क वेल्व को चेक वेल्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका द डिज़ाइन ऑफ सीवर इज सच डैट इट अटेन्स सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। जो डिज़ाइन होता है सीवर का इस तरीके से किया जाता है कि जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है वो क्या कर सके, अटेंड कर सके। तो वो होता है मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो एट किस पे, मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। विच ऑफ फ्लोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज़ पार्सल फ्लोम। पार्सल फ्लोम के लिए कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होता है। तो उसके लिए अगर सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट के बारे में बात किया जाए तो ग्रिड चैम्बर आपका होता है। यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट को, एक तरफ जो है प्रीडोमिनेंस ऑफ कंपाउंड और एक तरफ जो है पीएच वैल्यू जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए मोनोक्लोरोमीन का जो पीएच वैल्यू जो होता है आपका 7.5 से ज़्यादा होता है। और डाइक्लोरोमीन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5 से 6.5 के बीच में होता है। और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका जो है 4.4 से कम यानी नीचे होता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 आपका है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है एस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोग्राफ ऑफ। एस हाइड्रोग्राफ जो है यूज किया जाता है टू ऑब्टेन हाइड्रोग्राफ ऑफ। किस तरीके का हाइड्रोग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो आपका यूज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग द हाइड्रोग्राफ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, दोनों के लिए। रवि सीजन इज ऑल्सो नोन एज। जो रवि सीजन होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो रवि सीजन को हम लोग जो है विंटर सीजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, विंटर सीजन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गिवन दैट ग्रॉस कमांड एरिया। जो ग्रॉस कमांड एरिया है वो आपका 200 हेक्टेयर दिया गया है। विद कल्टीवेबल कमांड एरिया जो है 150 हेक्टेयर दिया गया है। इफ़ एरिया अंडर रवि क्रॉप, जो एरिया होता है अंडर रवि क्रॉप वो जो है 100 हेक्टेयर है, देन डैश इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ रवि क्रॉप। रवि क्रॉप का जो इंटेंसिटी जो होता है वो आपका कितना होगा, तो देखो इंटेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब होता है इरिगेटेड एरिया, कितना एरिया इरिगेट किया गया है, डिवाइडेड बाय कल्चरेबल कमांड एरिया, है ना, या कल्टीवेबल कमांड एरिया कितना है वो। तो देखो इरिगेटेड एरिया अब हमें निकालना है भाई। तो इरिगेटेड एरिया यहाँ पे बोला गया है कि एरिया अंडर रवि क्रॉप कितना है 100 हेक्टेयर। तो भाई जितना में रवि क्रॉप रोपा गया है उतना ही न पटाएंगे, ज़्यादा थोड़े न पटाएंगे। तो उतना पटाने के लिए अब हमें कल्टीवेबल कमांड एरिया दिया गया है 150, तो 100/150 गुने 100। तो यहाँ पे जब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालेंगे तो आपका 66.6% जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शंस के अनुसार आपका बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। अगर स्पेस अवेलेबल ना हो उस केस में ड्यू टू टोपोग्राफी जो मोस्ट सुटेबल स्पाइलवे होता है, जो मोस्ट सुटेबल स्पाइलवे होता है वो होता है सैफ्ट स्पाइलवे। कौन सा स्पाइलवे, सैफ्ट स्पाइलवे यूज होता है। द मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस, जो मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस है इन ए 20 मीटर चेन में जो मैक्सिमम परमिसिबल होता है वो आपका होता है
प्लस माइनस 5 mm। कितना होता है? प्लस माइनस 5 mm। द लेंथ ऑफ रोड मेजर्ड विद 30 मीटर चेन। 30 मीटर चेन के साथ जो है लेंथ ऑफ रोड को मेजर किया जाता है और पाया जाता है कि रोड का जो लेंथ है वो आपका 300 मीटर है। व्हाट इज़ द ट्रू लेंथ ऑफ रोड? रोड का ट्रू लेंथ क्या होगा अगर चेन जो है 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर जो है ज़्यादा लंबा है उस केस में। तो देखो भाई, आपका 30 मीटर है लेकिन 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी 30.1 मीटर का जो है मेज़रमेंट कर रहा है ना। तो 30.1 का मेज़रमेंट कर रहा है, टोटल 300 ही है, मतलब आपका है यहाँ पे फाउंड किया गया है। तो आपका जो है 30 गुने x इज इक्वल टू 30.1 गुने 300। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 से ये आ जाएगा 10 और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 301 मीटर। कितना आ जाएगा? 301 मीटर। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग। जो ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग है वो आपका ऑब्जर्व किया गया कितना? 2.5 मीटर। कितना ऑब्जर्व किया गया है? 2.5 मीटर ऑन स्टाफ। किस पे? सैफ्ट पे आपका विच वाज improperly held at a station such that स्लोप जो है आपका स्टाफ का वो आपका दिया गया है 20:1। तो जो करेक्ट स्टाफ रीडिंग है वो आपका कितना होगा? तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू x बाई 2.5 इज इक्वल टू 20 बाई स्क्वायर रूट 401। 401 कैसे आ गया? तो ए बी निकालने के लिए एक हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो ए बी निकालने के लिए हम लोगों को अंडर रूट कर देंगे 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो है आपका क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो है आपका दिया गया है। तो इस अनुसार से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2.5 क्या हो जाएगा? ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा b वैल्यू 50 बाई स्क्वायर रूट 401 मीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्गली स्टेटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रायंगुलेशन सर्वे का रॉन्गली स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है वो आपको जो है बताना है। तो रॉन्गली स्टेटमेंट आपको बताना है। तो असिस्टिंग इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवल, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या है? गलत बताया गया है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगुलर सर्वे। किसके लिए? ट्रायंगुलर सर्वे के एप्लीकेशन के लिए। द एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ एचियोमीटर रिस्पेक्टिवली। जो एडिटिव और मल्टीप्लाइंग जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिंग जो होता है वो आता है f प्लस डी एंड f बाई आई डिवाइडेड बाई f प्लस डी। ये आपका जो है आपका होता है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। यहाँ पे f जो है था आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, i जो है स्टेडिया इंटरवल, d जो है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट आपका होता है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जो नंबर ऑफ सैटेलाइट होता है जो कि इन्वॉल्व होता है आपका इन ऑर्बिट फॉर जीपीएस सर्वे टेक्निक। जीपीएस सर्वे टेक्निक के लिए तो 24 आपका सैटेलाइट ऑर्बिट में होता है, जिसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट यूज टू लोकेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका जो है 3 होता है, और नंबर ऑफ सैटेलाइट जो यूज़ किया जाता है लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड वो आपका 4 या 4 से ज़्यादा आपका होता है। यानी अगर 3D इमेजिंग हमें डेवलप करनी है तो मिनिमम 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमें 2D इमेजिंग क्रिएट करवाना है सैटेलाइट के थ्रू, जीपीएस के थ्रू, तो हमें जो है 3 सैटेलाइट की ज़रूरत है।
अगला क्वेश्चन है IRC 86 2018 के अनुसार एक रिकमेंडेशन दिया गया विच कि जो शेप होगा कर्व का वो यूज किया जाएगा एज ए ट्रांजिशन कर्व, जो शेप होगा यूज किया जाएगा एज ए ट्रांजिशन कर्व इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे। हाईवे के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में ट्रांजिशन कर्व का जो शेप यूज किया जाएगा वो कैसा शेप यूज किया जाएगा, ये IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस 86 2018 के क्लॉज 8.5 के अनुसार जो आपका शेप होगा कर्व का वो होगा स्पाइरल कर्व। कैसा कर्व होगा? स्पाइरल कर्व आपका होगा। अगला क्वेश्चन है बेसिक विंड स्पीड कंसीडर फॉर डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन हैदराबाद एज पर IS कोड। एज पर IS कोड जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स है इन हैदराबाद उसमें बेसिक जो विंड स्पीड है वो कितना कंसीडर किया जाता है? तो वो कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट 3 के अनुसार अगर बात किया जाए, और इसका क्लाउज 5.3 के अनुसार आपका जो विंड स्पीड होगा है ना, जो विंड स्पीड होगा वो हैदराबाद टाउन के लिए आपका 44 होगा। कितना होगा? 44 मीटर पर सेकेंड। जयपुर के लिए 47 मीटर पर सेकेंड, चेन्नई के लिए 50 मीटर पर सेकेंड, भोपाल के लिए 39 मीटर पर सेकेंड, कोलकाता के लिए 50 मीटर पर सेकेंड, बेंगलुरु के लिए 33 मीटर पर सेकेंड और अहमदाबाद के लिए जो है आपका 39 मीटर पर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग विल फॉर्म अ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है फॉर्म करता है। तो किस विच कौन फॉर्म करता है ये? तो कॉन्वेक्स मिरर। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यानी जो करेक्ट जो ऑर्डर है वो क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो आपका क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीड और देन आयोडीन, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा? क्लोरीन का आपका होगा। अगला क्वेश्चन है A = 105, B = 308, तो C = A गुने B है तो कितना होगा? मतलब C = A गुने B होगा तो कितना होगा ये बताना है। तो ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये आपको 308 भले ही बोल दिया लेकिन ये ब्रैकेट में आपका 105 दिया गया है और इधर जो है 308 दिया गया है। तो इसका मान जो है आपको बताना है कि क्या होगा? गुना A गुने B क्या होगा? तो A गुने B अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका मैट्रिक्स से यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 गुने 3 3, 0 गुने 0 0 और 8 गुने 5 40, तो 30 0 40 ऑप्शन नंबर C आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का कि साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर a इंटू डी एक्स इज। तो इसका जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन जब इसको आप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूट करना होगा। कुछ वैल्यू मानकर आपको जो है सब्स्टिट्यूट करना होगा, तभी जो है आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा कॉस इनवर्स सेक ए गुने कॉस एक्स प्लस सी। आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अ बाइक राइडर टेक्स एक्सीलरेटर। अ बाइक राइडर टेक्स एक्सीलरेटर
टू इंक्रीज स्पीड ऑफ हिज बाइक, अपने बाइक का स्पीड जो है इंक्रीज कर देता है ड्यूरिंग एक्सीलरेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन गियर व्हील ड्यू टू रोड इज। तो क्या होगा, तो ये जो है आपका फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट कीप इन बोतल, बोतल में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नहीं रखा जाता है ऑफ ग्लास, ग्लास के बोतल में, बिकॉज इट रिएक्ट विद, ये आपका जो है रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये आपका रिएक्ट करता है जो ग्लास में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उससे जो है क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए ग्लास में नहीं रखा जाता है। अगला जो यहाँ पे सेक्शन है जनरल स्टडीज़ का है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो फर्स्ट मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब हुआ था, जो फर्स्ट मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हेल्ड इन, कहाँ पे मतलब हुआ था, तो ये आपका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट था, ये आपका असेंबली का जो मीटिंग था ये आपका बैठक हुआ था पहली बार नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए। और कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 207 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा आर्टिकल जो है रिलेटेड है आपका प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये आपका आर्टिकल 105, किस में दिया गया, आर्टिकल 105 में। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कौन जो है रिस्पॉन्सिबल थे इंटीग्रेशन के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड, इंडिपेंडेंस के बाद कब जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंस्टिट्यूट किया गया था, तो ये आपका कंस्टिट्यूट किया गया था आपका 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। और इसका जो अध्यक्षता होता है या जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके जो पीएम होते हैं वो आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बाउट अगेंस्ट द कैबिनेट इन इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के में जो कैबिनेट के में जो है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया गया था, सबसे पहले कब लाया गया था, तो सबसे पहले जो है आपका लाया गया था आप यहाँ पे अगस्त 1963 में, अगस्त 1963 में, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द बुद्धिस्ट साइट वैशाली एंड नालंदा, जो बुद्धिस्ट साइट है आपका वैशाली और नालंदा आर सिचुएटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में है वैशाली और नालंदा, तो बिहार में। ये तो बच्चा आपका बताएगा, है ना, बच्चा आपका जो है बता देगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, है ना, महाराजा धीराज का उपाधि पाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो पहला गुप्त शासक जो है वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त वन। ऑन whom was the
जिया टैक्स जो जजिया टैक्स जो था लीव्ड ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, किसके टाइम में, मतलब ऑन होम, किस पे, है ना, किस पे आपका लगाया गया, तो रुपया पे, है ना, किस पे, रुपया पे। और शेरशाह सूरी के द्वारा ये जो है लगाया गया था। शेरशाह सूरी का अगर शासनकाल देखें तो 1540 से 1545 का जो है इसका शासनकाल आपका रहा था। अगला क्वेश्चन बात किया जाए तो क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्या शोधक समाज इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में सत्या शोधक समाज का जो फाउंडर थे वो कौन थे भाई? तो उसके फाउंडर थे आपके ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। और इन्होंने जो है कब इसकी स्थापना की थी? तो 1873 में। कब? 1873 में। और इनका जन्म कब हुआ था ज्योतिबा फुले का? तो इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में खानवाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है वेन वर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैंग, मतलब फांसी दी गई थी। कब दिया गया था आपका भाई फांसी? तो फांसी दिया गया था आपका 13 मार्च 1931 को। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? किस एटमॉस्फेरिक लेवल में, एटमॉस्फेयर के लेयर में जो है जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं या वेदर होता है वो आपका होता है। तो ये आपका होता है ट्रोपोस्फेयर में। किस में होता है आपका? ट्रोपोस्फेयर में। वेनस इज फिल द ब्लैंक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन। कौन सा ग्रह है आपका? जो वेनस है वो, यानी शुक्र ग्रह के कौन सा स्थान पे आपका आता है? तो जो शुक्र ग्रह है यानी जो वेनस ग्रह है ये आपका सेकेंड नंबर पे आपका सूर्य से आता है, पहले नंबर पे आपका बुध है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द माउंटेन रेंज दैट रन्स बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो माउंटेन रेंज आपका लाई करता है वो कौन सा लाई करता है? तो वो आपका लाई करता है यहाँ पे सतपुरा रेंज। कौन सा? सतपुरा रेंज। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया? इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो आपका गंगा है। कभी भी ब्रह्मपुत्रा मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कई सारे लोग ब्रह्मपुत्रा में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है खासी ट्राइब लिव इन। जो खासी ट्राइब है वो आपका रहता है कहाँ पे रहता है? तो खासी ट्राइब जो है वो आपका मेघालय में लिव करता है यानी रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो भाई रिलेटिव है, रिलेटेड है, तो रिलेटेड है तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट अ स्टेरॉयड? स्टेरॉयड जो है आपका नहीं होता है। कौन सा हार्मोन है वो जो स्टेरॉयड नहीं होता है? तो स्टेरॉयड नहीं होता है आपका वैसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन है पर्सन हु इज़ कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। जो कलर ब्लाइंड होते हैं वो कौन से कलर को जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं? तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं रेड और ग्रीन कलर को। विच ऑफ फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज बैटरी एसिड? कौन सा एसिड को बैटरी एसिड के लिए यूज किया जाता है, मतलब बैटरी एसिड के नाम से जाना जाता है और कार के बैटरी में यूज किया जाता है? तो H2SO4। H2SO4। अगला है यहाँ पे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से रिलेटेड है। बहन, भाई और माता का जो है करेक्ट वेन डायग्राम आपको बताना है।
इसका सही वेन डायग्राम है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो कुछ बहनें जो है माताएं भी हो सकती है, लेकिन भाई तो भाई पूरा का पूरा डिफरेंस है। कोई ज़रूरी थोड़े है कि हर माता बहन ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे जो है अरेंज करना है डिक्शनरी के अनुसार। तो डिक्शनरी के अनुसार अगर बात किया जाए अरेंज करने का, तो मोनोपोलिस्ट, मॉडिफायर, मॉइस्चर, मॉडरेट एंड मॉडुलस। तो इसका जो करेक्ट आपका जो होगा, सबसे पहले जो है आपका मॉडरेट आएगा, मॉडरेट के बाद आपका मॉडिफायर आएगा, उसके बाद मॉडुलस आएगा, देन उसके बाद जो है आपका मॉइस्चर आएगा, उसके बाद जो है मोनोपोलिस्ट आएगा, यानी आपका सबसे पहले 4, उसके बाद 2, 4 के बाद 2, देन आपका 5, 4 2 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज़ 42। 12 नंबर है जिसका एवरेज जो है 42 है। द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज़ 40। जो लास्ट 5 नंबर है वो उसका एवरेज जो है 40 है। डेट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर जो है 44, फर्स्ट 4 नंबर को 44 है। एंड 6 नंबर इज़ 6 लेस दैन 5th, 5 से 6 कम है, और 5 लेस दैन 7th, 7 से 5 कम है। द एवरेज ऑफ 5th एंड 7th नंबर्स, 5th और 7th नंबर का एवरेज क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपका 5th नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 6, और 7th नंबर हो जाएगा आपका x प्लस 5। ठीक, अब यहाँ पे 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 42 दिया गया है, यानी 12 गुने 42 आपका कितना हो जाएगा 504। ठीक है, और लास्ट 5 का जो है आपका दिया गया लास्ट 5, यानी 40 गुने 5 यानी 200 हो जाएगा, और लास्ट फर्स्ट 4 का जो है 44 दिया गया है, तो 44 गुने 4 तो यानी 176। इन सभी को जो है हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पे जो भी कैलकुलेट किए जोड़ देंगे और 504 के बराबर कर देंगे, है ना। सभी को जोड़ देंगे और 504 के बराबर कर देंगे, क्योंकि टोटल एवरेज 12 नंबर का कितना है 504 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, तो x का वैल्यू जो कि निकलेगा आपका 39, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं 39, तो आपका x का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू 39 आएगा। तो 39 प्लस 6 और 39 प्लस 5, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। इन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपका 5th और 7th का निकल जाएगा, तो वो आ जाएगा 44.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ साइंड अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन माइग्रेशन साइन किया है इंडिया, तो वो साइन किया है फिनलैंड के साथ। किसके साथ, फिनलैंड के साथ। अगला क्वेश्चन है विच फुटबॉल टीम वॉन द टाइटल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। कौन सा जो है फुटबॉल टीम जो है वॉन किया था टाइटल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो वो टाइटल जो है अपने नाम करवाया था अर्जेंटीना। कौन करवाया था, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया हैज़ कंडक्टेड अनदर सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, व्हाट इज़ इट्स रेंज। इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज जो है आपका 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर है, यानी 5500 तक है। अग्नि 1 का जो है 700 से 800 किलोमीटर, अग्नि 2 का 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 का 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 का जो है 3500 किलोमीटर आपका था। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपका जो है प्रॉपर आपका हेल्प किया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो भी आप जो है एक बार पूरा वीडियोस आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं
हमारी वीडियोस को अंत तक जो है आपने देखा है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ आने वाले और भी सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।